क्लासेस में आपका स्वागत है। द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का ये फोर्थ एंड लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग चैप्टर 4A एंड चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के 3 जजमेंट हम लोग देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये रिलेट करता है सेक्शन 18 से एंड सेक्शन 18A से। और इस वीडियो में हम लोग कुछ सेक्शन आईपीसी के और सीआरपीसी के भी देखेंगे, जो सिमिलर हैं इस एक्ट में जो सेक्शंस हैं उससे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इसमें आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके प्री एंड मेंस में काम आएंगे। इनफैक्ट सेक्शन 18 एंड 19 से एमपीएचएस के 2018 के मेंस में सवाल आया था। ऑल्दो मेंस में जो सिलेबस में सेक्शन 19 नहीं है, फिर भी उससे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहें, आपको बहुत सारे अच्छी जानकारियां मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो इसमें चैप्टर डील किया हमने, वो है चैप्टर 4A। इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये अमेंडमेंट एक्ट 2015 से आया था। देखिए, अमेंडमेंट एक्ट 2015 का है, लेकिन जब हम एक्ट नंबर की बात करते हैं तो ये एक्ट 1 ऑफ 2016 है, और इसका जो इन्फोर्समेंट डेट है वो 26 जनवरी 2016 है। तो ये जो चैप्टर 4A है, ये आया था 2015 के अमेंडमेंट से। तो आइए देखते हैं सेक्शन 15A जो चैप्टर 4A में दे रखा है उसमें क्या क्या है। तो सेक्शन 15A जो है वो राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस की बात करता है। ठीक है, तो इसका हम लोग देखेंगे। इसमें टोटल 12 सब सेक्शंस हैं, तो हम लोग एक एक सब सेक्शंस को बारी बारी से देखते हैं। तो पहला जो सब सेक्शन है ये बोलता है, मतलब ये ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट अपॉन स्टेट करता है कि ये जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम, देयर डिपेंडेंट्स एंड विटनेसेस के बाद प्रोटेक्शन के लिए अरेंजमेंट करेगा। और अगर हम विक्टिम्स का डेफिनेशन देखें तो ये 2 का EC में दे रखा है। ये मैं SC एंड ST एक्ट की ही बात कर रहा हूँ। डिपेंडेंट जो है वो डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज BB में, और विटनेसेस जो डिफाइंड है वो सेक्शन 2 के क्लॉज ED में डिफाइंड है। SC एंड ST एक्ट में जो डेफिनेशन है, यानी कि सेक्शन 2 पे एक सेपरेट वीडियो है, आप हमारे चैनल पे उसे आप देख सकते हैं। तो ये रहा आपका पहला सब सेक्शन, जो कि अरेंजमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम, देयर डिपेंडेंट एंड विटनेसेस की बात करता है। और ये स्टेट के ऊपर स्टेट की लायबिलिटी है उन्हें प्रोटेक्ट करना। सबसेक्शन 2 जो है वो बोलता है कि जब कोई विक्टिम होगा, विक्टिम यहाँ कहने का मतलब विक्टिम अंडर दिस एक्ट, तो उसके साथ जो ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो पुलिस मशीनरी हो, कोर्ट हो, वो उनके साथ फेयरनेस, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी के साथ ट्रीट करेगा। और अगर कोई विक्टिम एज में छोटा हो, या उसका जेंडर देखेंगे, यानी कि अगर वो फीमेल हो, या एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से एजुकेशनली साउंड नहीं हो, या पुअर हो, तो ऐसे केस में उनका और बेटर केयर के साथ ट्रीटमेंट करना जरूरी हो जाता है। अगला देखिए सबसेक्शन 3। ये जो है बात करता है कि अगर, देखिए मैंने आपको बताया था सेक्शन 14 में स्पेशल कोर्ट और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की बात हुई है। तो अगर कोई प्रोसीडिंग शुरू होता है किसी स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में, तो उसके डे टू डे हियरिंग जो होगी उसके बारे में विक्टिम या उसके डिपेंडेंट को टाइमली इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। और इस सबसेक्शन 3 के साथ आप सबसेक्शन 5 भी देखेंगे। सबसेक्शन 5 क्या है, तो ये इसका कंसिक्वेंसेस है। मीन्स आप सबसेक्शन 3 में ये ड्यूटी है कोर्ट की कि वो विटनेसेस या विक्टिम या उसके डिपेंडेंट को इन्फॉर्म करे। और सबसेक्शन 5 में बात करता है राइट टू हियरिंग जो है वो विक्टिम एंड विटनेसेस के पास होगा।
तो 3 और 5 कनेक्टेड है। आइए देखते हैं सबसेक्शन 4। इसमें क्या है कि जब प्रोसीडिंग चल रही है तो विक्टिम के पास ये राइट होगा कि कोर्ट को में अप्लाई करे, किस लिए कि किसी पार्टी को समन करना है, किस लिए तो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करे या कोई मटेरियल है तो वो प्रोड्यूस करे, या विटनेसेस के एग्जामिनेशन के लिए समन इशू करवाने के लिए एप्लीकेशन दे सकता है, या एप्लीकेशन दे सकता है कि जो कोई पर्सन प्रेजेंट है कोर्ट में तो उसका एग्जामिनेशन हो। सबसेक्शन 5 ये मैं बता चुका हूँ, इसमें राइट टू हियरिंग की बात करता है। आपने टर्म सुना होगा प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हर पार्टी के पास होता है, लेकिन इसको स्पेसिफिकली एक राइट कन्फर किया गया है अपॉन विक्टिम्स एंड विटनेसेस अंडर दिस एक्ट। नेक्स्ट देखिए सबसेक्शन 6, ये एक ओवरराइडिंग इफेक्ट देता है सीआरपीसी में, और सीआरपीसी में कुछ सेक्शंस हैं, मैं बताता हूँ उसे। सेक्शन 357 जो बात करता है ऑर्डर टू पे कंपनसेशन, 357 जो बात करता है विक्टिम कंपनसेशन स्कीम की, 357B जो बात करता है कंपनसेशन टू बी इन एडिशन टू फाइन अंडर सेक्शन 326A और सेक्शन 376D ऑफ आईपीसी। तो इन सेक्शंस के रहते हुए भी आगे यहाँ पे कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट द विक्टिम्स, हिज डिपेंडेंट, इन्फॉर्मेंट और विटनेसेस। इनके सहूलियत के लिए कुछ प्रोविजन बनाए गए हैं। तो पहला है कि उन्हें कंप्लीट प्रोटेक्शन दिया जाएगा सो दैट जस्टिस मिले, मीन्स टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। इसके बाद विक्टिम उसके डिपेंडेंट और इन्फॉर्मेंट या विटनेसेस को ट्रैवलिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दिया जाएगा। कब तक? तो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इसके बाद उनके पास ये राइट है कि वो सोशल और इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन के लिए अप्लाई करें, और ये स्टेट ड्यूटी बाउंड है टू प्रोवाइड देम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। इसके बाद एक और है रिलोकेशन, मीन्स अगर किसी जगह से ये किसी जगह में ये संभावना है कि उनके साथ मिसबिहेव होगा या उनके साथ उन्हें हरास किया जाएगा, तो उन्हें किसी दूसरे जगह पे रिलोकेट किया जाएगा। नेक्स्ट सबसेक्शन है सबसेक्शन 7। ये बोलता है कि स्टेट क्या स्टेप्स ले रहा है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट, विटनेस और डिपेंडेंट, तो वो कोर्ट को इन्फॉर्म करेगा। कोर्ट मीन्स यहाँ स्पेशल कोर्ट या एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट, और कोर्ट जो है वो उस प्रोटेक्शन जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसका पीरियोडिकल रिव्यू करेगा, और अगर कुछ उन्हें लगे तो एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा। अब आइए देखते हैं सबसेक्शन 8। सबसेक्शन 8 जो है इसके जो 2 क्लॉजेज हैं, इसको आप रिलेट कर सकते हैं सेक्शन 228A ऑफ आईपीसी से, जो कि बार करता है डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम्स। ठीक है, तो इसमें एक चीज आप ध्यान दीजिए कि जब सबसेक्शन 6 में बात होती है वहां पे कंपनसेशन वगैरह की बात होती है या मेंटेनेंस अलाउंस की बात होती है, तो वहां पे नेम जानना जरूरी है। मतलब नेम जानना जरूरी है मीन्स कोर्ट स्टाफ या जो भी पैसे प्रोवाइड करेंगे उनके ट्रैवलिंग अलाउंस में एक्सेट्रा के लिए, तो उन्हें बताना पड़ेगा। तो वहां पे वो प्रोटेक्टेड है। उसके अलावा जो विक्टिम का है डिस्क्लोजर है, सिर्फ विक्टिम का प्लस विटनेसेस का, उसका आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो इसका क्लॉज सी है सबसेक्शन 8 का, ये बोलता है कि अगर कोई कंप्लेंट आता है रिगार्डिंग हरासमेंट ऑफ विक्टिम, इन्फॉर्मेंट और विटनेसेस, तो उस कंप्लेंट पे सेम डे इमीडिएट एक्शन लेगा कोर्ट, और अगर उन कोर्ट को लगेगा तो वो नेसेसरी ऑर्डर पास करेगा। अब सबसेक्शन 8 के 2 प्रोवाइजो हैं। पहला प्रोवाइजो बोलता है कि अगर कोई कंप्लेंट आता है अंडर क्लॉज सी, तो उसमें उस कंप्लेंट का जो है सेपरेट ट्रायल होगा। मतलब मेन केस एक चल रहा था अंडर SC एंड ST एक्ट, और इसके बाद विटनेसेस या इन्फॉर्मेंट या विक्टिम को अगर हरास किया जा रहा है तो उसके रिगार्डिंग सबसेक्शन 8 के क्लॉज सी में जो कंप्लेंट होगा उसका
ट्रायल अलग से चलेगा, ठीक है, अलग से चलेगा, और ये विद इन 2 मंथ्स इसको कंप्लीट भी करना है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट। इसके बाद सेकंड प्रोवाइजो बोलता है सबसेक्शन 8 का कि अगर कंप्लेंट जो क्लॉज सी के अंदर है वो किसी पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट में है, तो ऐसे केस में कोर्ट जो है उस पब्लिक सर्वेंट को रिस्ट्रेन करेगा फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद विक्टिम, इन्फॉर्मेंट और विटनेसेस, ठीक है। किस मामले में रिस्ट्रेन करेगा, चाहे कोई मामला उस पेंडिंग केस से रिलेटेड हो या ना हो, और पब्लिक सर्वेंट जो जिसके अगेंस्ट में कंप्लेंट है वो उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट, अदरवाइज नहीं। सबसेक्शन 9 देखिए कि ये बोलता है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के क्या क्या ड्यूटी होंगे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या नहीं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एंड स्टेशन हाउस ऑफिसर का क्या जो ड्यूटीज होगा वो। तो पहला है कंप्लेंट ऑफ विक्टिम रिकॉर्ड करेगा, जो या तो विक्टिम द्वारा दिया हो, इन्फॉर्मेंट द्वारा हो या विटनेसेस द्वारा। किस मामले में, जो काइंड ऑफ इंटिमिडेशन जो सबसेक्शन 8 में था उससे रिलेटेड जो भी है वो यहाँ पे आईओ या एसएचओ की ड्यूटी है कि वो उस तरह के कंप्लेंट को वो रिकॉर्ड करे, यदि वो ओरली दिया है तो, या राइटिंग में दिया है तो। और ओरली दिएगा तो उसको रिड्यूस इन राइटिंग कराएगा और उसकी एक फोटो कॉपी देगा फ्री ऑफ कॉस्ट टू इन्फॉर्मेंट और विक्टिम। इसके बाद सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 15 ये बोलता है कि जो भी प्रोसीडिंग होगा इस एक्ट के अंतर्गत वो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। सबसेक्शन 11 देखिए, ये कंसर्न स्टेट को ड्यूटी बाउंड करता है कि कोई एप्रोप्रिएट स्कीम स्पेसिफाई करेगा टू एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द राइट्स एंड एंटाइटलमेंट ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस। और इसमें जो है वो क्या क्या है ये देखिए। तो पहला इसमें है कि जो एफआईआर लॉन्च होगा उसकी कॉपी देगा फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका प्रोविजन करना स्टेट की ड्यूटी है। इसके बाद अगर कोई विक्टिम है अंडर दिस एक्ट तो उसको रिलीफ इन कैश और काइंड देने की व्यवस्था करेगा, और इसमें किसको किसको मिल सकता है रिलीफ, मॉनेटरी रिलीफ तो विक्टिम्स को और उसके डिपेंडेंट्स को। इसके बाद नेसेसरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा विक्टिम, देयर डिपेंडेंट एंड विटनेसेस को। इसके बाद अगर किसी का डेथ हो गया है, मतलब जो एससी या एसटी कैटेगरी के पर्सन है उनकी एट्रोसिटी की वजह से डेथ हो गई है, तो उस रेस्पेक्ट में रिलीफ प्रोवाइड करेगा। डेथ हो गई है तब, इंजुरी हुई है कोई तब, या डैमेज टू प्रॉपर्टी हुई तब। इसके अलावा जो विक्टिम उसके डिपेंडेंट और विटनेसेस हैं उनके लिए फूड और वाटर, क्लोथिंग, शेल्टर, मेडिकल एड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आदि का प्रबंध करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेट का ड्यूटी है, देखिए स्टेट की ड्यूटी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो सेक्शन 15 ये बात करता है राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस की, ये मार्जिनल हेडिंग है। तो जब अगर आपने जूरिस्प्रूडेंस थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर किसी एक पर्सन का राइट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरे पर्सन के पास ड्यूटी होती है। तो विक्टिम का जो राइट्स है वो स्टेट के लिए ड्यूटी है। देखिए नेक्स्ट जो ड्यूटी है स्टेट की, तो ये है कि मेंटेनेंस एक्सपेंसेस प्रोवाइड करेगा जो विक्टिम और उसके डिपेंडेंट है। इसके बाद विक्टिम को इंफॉर्मेशन दिया जाएगा कि आपके पास क्या क्या राइट हैं, और ये इंफॉर्मेशन कब दिया जाएगा, तो जब वो कंप्लेंट करेंगे या एफआईआर लॉन्च करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो ड्यूटी है स्टेट की, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना विक्टिम को या उसके डिपेंडेंट को या विटनेसेस को, सो दैट कि जो अपोजिट पार्टी वो उनको इंटिमिडेट या हरास नहीं कर सके। इसके बाद नेक्स्ट जो है उनको ये बताना कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल हैं जो आपके लिए काम कर सकते हैं, आपके फेवर में काम कर सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं
क्लॉज आई जो है वो ड्यूटी कास्ट करता है अपॉन स्टेट गवर्नमेंट कि जो स्टेटस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, चार्जशीट वगैरह है वो किस स्टेज पे है ये प्रोवाइड करना है। इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना विक्टिम को या उसके डिपेंडेंट्स को या एसोसिएटेड ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को। अगला जो ड्यूटी कास्ट करता है वो है, ये बात करता है कि उनका जो नेसेसरी प्रिकॉशंस है एट द टाइम ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन वो क्या क्या है, कैसे लेना है, वो बात करता है। नेक्स्ट जो है वो है जो ये ऑलरेडी आपका सबसेक्शन 3 से कवर्ड है। ये बात करता है कि जो प्रोसीडिंग्स वगैरह की है उसके बारे में एडवांस इंफॉर्मेशन देना, इसके बाद प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन बताना और प्लेस ऑफ ट्रायल बताना। इसके बाद नेक्स्ट जो ड्यूटी है वो एडिक्वेट ब्रीफिंग की बात करता है केस के बारे में कि क्या क्या केसेस हैं, प्लस लीगल एड प्रोवाइड करने की बात करता है। क्लॉज एन जो है वो बात करता है जो एट्रोसिटी विक्टिम है उनके राइट को हर एक स्टेज पे एग्जीक्यूट करना, ये इसमें है। नेक्स्ट जो है सबसेक्शन 12, ये बोलता है कि जो भी एट्रोसिटी विक्टिम है उनके पास ये राइट है टू टेक असिस्टेंट फ्रॉम द एनजीओज, सोशल वर्कर्स और एडवोकेट। ये उनका राइट है। अगर ये यहाँ एक्सप्रेसली मेंशन नहीं भी होता तो ये इनहेरेंट राइट है एनी इंडिविजुअल के पास कि वो किसी एनजीओ, सोशल वर्कर और एडवोकेट का सहायता ले सकता है वाइल प्रोसिक्यूटिंग ए केस। तो ये था चैप्टर 4 ये। अब आते हैं चैप्टर 5 पे। इसमें हम लोग 3 केसेस देखेंगे सेक्शंस के अलावा। तो आइए एक एक करके सेक्शंस देखते हैं। तो जो पहला सेक्शन इसमें है वो है सेक्शन 16। ये बोलता है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव फाइन। मीन्स अगर एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स हैं जो ऑब्वियसली नॉन एससी या नॉन एसटी कैटेगरी के हैं, ये किसी एससी या एससी कैटेगरी के इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ एससी एंड एसटी कैटेगरी पे कोई एट्रोसिटीज कमिट करते हैं तो इस ग्रुप पे कलेक्टिव फाइन इम्पोज किया जा सकता है। और ये सेक्शन बोलता है कि जो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10A ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है वो अप्लीकेबल होगा। इस स्क्रीन में मैंने सेक्शन 10A ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 रिप्रोड्यूस किया है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं, दो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 17, ये प्रिवेंटिव एक्शन की बात करता है। और इसमें देखिए पहला तो है कि अगर सेक्शन 17 का सब सेक्शन 1 बोलता है कि अगर किसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या किसी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के अलावा पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनके पास कोई इंफॉर्मेशन है किस तरह का कि कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि नॉन एससी या नॉन एसटी है वो किसी एरिया में रिसाइड कर रहा है या फ्रीक्वेंटली विजिट कर रहा है और वो लाइकली टू कमिट ऑफेंस अगेंस्ट एससी और एसटी कैटेगरी है, तो ऐसे केस में उस एरिया को उनके पास डिक्लेयर करने का अधिकार होगा कि ये प्रोन टू एट्रोसिटीज एरिया है और प्लस इसके लिए नेसेसरी एक्शन ले सकते हैं सो दैट वहाँ पे पीस कायम रह सके और जो ऐसे पर्सन है जो लाइकली टू कमिट ऑफेंस है उनसे सिक्योरिटी लिया जा सकता है सो दैट जो एससी एंड एसटी कैटेगरी के मेंबर्स हैं उनमें एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी डेवलप हो सके। इसका सबसेक्शन 2 देखिए। सबसेक्शन 2 बोलता है कि द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 8, 10 एंड 11 ऑफ द कोड मीन्स सीआरपीसी शैल बी एप्लीकेबल, जो कि इससे रिलेवेंट है। अब देखिए ये चैप्टर्स हैं क्या। तो चैप्टर 8 जो है वो बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर। चैप्टर 10 जो है
वो बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी की, और चैप्टर 11 है ये बात करता है प्रिवेंटिव एक्शंस ऑफ पुलिस की। सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 17 बोलता है कि जो सबसेक्शन 1 में, तो सबसेक्शन 3 आई होप क्लियर होगा कि ये जो सबसेक्शन 1 में जो मेजर्स दिए गए हैं उसको कैसे फुलफिल किया जाएगा, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट है वो बाय नोटिफिकेशन मैनर प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब आइए देखते हैं सेक्शन 8, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर कंट्रोवर्सी हुई थी। इवन इस सेक्शन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेके भारत बंद का भी आह्वान हुआ था 2018 में। तो आइए देखते हैं। सेक्शन 18 बोलता है नथिंग इन सेक्शन 438 ऑफ द कोड, मीन्स सीआरपीसी का सेक्शन 438 shall apply in relation to any case involving the arrest of any person on an accusation of having committed an offence under this act. सेक्शन 438 एंटीसिपेटरी बेल की बात करता है। तो सेक्शन 18 बोलता है कि अगर किसी पर्सन पे एलिगेशन है टू कमिट एनी एट्रोसिटी अंडर दिस एक्ट, तो उसको एंटीसिपेटरी बेल फाइल करने का अधिकार नहीं है, ना ही उसे एंटीसिपेटरी बेल मिलेगा। अब देखिए इस सेक्शन को यानी सेक्शन 18 को चैलेंज किया गया था डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स का। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप इस स्क्रीन को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसमें जो 4 डायरेक्शन पास हुए थे मैं उनकी बात करता हूं। तो पहला जो डायरेक्शन पास हुआ था वो ये बोला गया था कि while granting anticipatory bail there is no bar, there is no absolute bar। मैं पूरा सेंटेंस पढ़ता हूं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। देयर इज नो एब्सोल्यूट बार अगेंस्ट ग्रांट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल इन केसेस अंडर द एट्रोसिटीज एक्ट इफ नो prima facie case is made out or where on judicial scrutiny the complaint is found to be prima facie malified। तो इसमें पहला जो डायरेक्शन था कि इन्होंने बोला कि सेक्शन 18 जो है उसको एज इट इज मतलब इप्सो फैक्टो एप्लीकेबल नहीं है। मीन्स अगर प्राइमा फेसाई ये लगता है कि SC एंड ST एक्ट के अंतर्गत कोई केस मेड आउट नहीं हुआ है तो एंटीसिपेटरी बेल दिया जा सकता है। सेकंड जो है वो ये डायरेक्शन था कि इसके अंतर्गत अगर पब्लिक सर्वेंट का अरेस्ट करना है तो वो तभी हो सकता है जब इसका अप्रूवल मिल जाए अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा, ठीक है। और नॉन पब्लिक सर्वेंट का अरेस्ट तभी हो सकता है जब उसका अप्रूवल मिल जाए SSP के द्वारा, राइट। तो इसमें जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है और SSP है ये स्क्रूटिनाइज करेंगे रीजन्स को कि क्या यहाँ पे अरेस्टिंग का ऑर्डर देना सही है, मतलब अरेस्टिंग अलाउ किया जा सकता है और नहीं। इसके बाद देखिए थर्ड डायरेक्शन था कि टू अवॉइड फॉल्स इम्प्लीकेशन ऑफ इनोसेंट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी में बी कंडक्टेड बाय द DSP। मीन्स एक तरह से इस डायरेक्शन के बाद जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थे वो वर्चुअली नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में कन्वर्ट हो गए कि विदाउट प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। फोर्थ डायरेक्शन था कि अगर सबसेक्शन डायरेक्शन 2 एंड 3 का वायलेशन होगा तो जो ऑफिसर इसका वायलेशन करेगा उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, प्लस ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। अब देखिए ये भी डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन के जो डिसीजन है उसी का पार्ट है, इससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो 4 डायरेक्शन थे उस डायरेक्शन के अगेंस्ट में भारत बंद हुआ और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने रिव्यू एप्लीकेशन फाइल किया बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। उसका नाम था केस का यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स।
ये इसका केस नंबर था रिव्यू पिटिशन क्रिमिनल 228 ऑफ 2018। तो इसका डिसीजन जो आया वो 1 अक्टूबर 2019 को आया। इसके पहले विथ इफेक्ट फ्रॉम 20th अगस्त 2018 सेंट्रल गवर्नमेंट ने मीन्स पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट लाया और सेक्शन 18 को इंसर्ट किया। और इस सेक्शन में ये बोला गया कि प्रिलिमिनरी, पहला इसमें सब सेक्शन 1 का क्लॉज ये बोलता है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जरूरी नहीं है टू रजिस्टर एन एफआईआर अगेंस्ट एनी पर्सन। इसके बाद ये जो ये क्लॉज ये है, ये रिलेट करता है थर्ड डायरेक्शन से, क्लॉज भी रिलेट करता है सेकंड डायरेक्शन से, बोलता है। और ये क्लॉज भी बोलता है दैन आईओ शैल नॉट रिक्वायर अप्रूवल फॉर द अरेस्ट। मतलब अगेन नॉन कॉग्निजेबल को कॉग्निजेबल में कन्वर्ट कर दिया ये सेक्शन। इसके बाद जो आपका फर्स्ट डायरेक्शन था कि एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट किया जा सकता है, उसको नलिफाई किया गया सबसेक्शन 2 से। सबसेक्शन 2 बोलता है कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 438 ऑफ द कोड शैल नॉट अप्लाई टू अ केस अंडर दिस एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनी जजमेंट और ऑर्डर और डायरेक्शन ऑफ एनी कोर्ट। मीन्स ये सेक्शन 18 लाया ही गया टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन जजमेंट। लेकिन जब ये रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ था, जो डिसाइड हुआ 1 अक्टूबर 2019 को, उसमें इस रिव्यू पिटीशन में ऑलरेडी जो डॉक्टर सुभाष काशीनाथ महाजन का जजमेंट में जो डायरेक्शन पास किए थे, उसको ऑलरेडी इस रिव्यू पिटीशन में ओवर रूल कर दिया गया। तो अब देखिए, जब ये सेक्शन 18A आया तो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, और सेक्शन 18A को कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड माना गया इस केस में। इसके अलावा इस जजमेंट में ये बोला गया कि जो रिव्यू पिटीशन है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसने क्या किया कि डॉक्टर सुभाष काशीनाथ के जजमेंट को ऑलरेडी नलिफाई कर दिया गया था, और सेक्शन 8 जो है 18A जो है, इसका सिर्फ एकेडमिक इंपॉर्टेंस रह गया। मतलब अगर ये अमेंडमेंट के द्वारा सेक्शन 18A नहीं भी आया होता तो यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के जजमेंट के बाद सेक्शन 8 के जो प्रोविजंस है वो इफेक्ट में ऑलरेडी आ चुके थे। ये पृथ्वीराज चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या क्या हेल्ड हुआ था वो यहाँ पे मैंने रिप्रोड्यूस किया है, इसे आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है सेक्शन, वो है सेक्शन 19। ये बोलता है कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट और सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी एप्लीकेबल नहीं होंगे। कब एप्लीकेबल नहीं होंगे? जब कोई पर्सन जो एट्रोसिटीज कमिट किया है वो मोर देन 18 ईयर्स का होगा। यानी कि 18 ईयर्स से कम का अगर कोई पर्सन एट्रोसिटीज कमिट किया है तो उस पर सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी और ऑफेंडर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट का बेनिफिट उसे दिया जा सकता है। सेक्शन 20 ये बोलता है कि जो ये एक्ट है ये ओवरराइड करेगा अदर्स लॉ पे। मतलब अगर कोई SC एंड ST एक्ट और दूसरे एक्ट में कोई कंट्राडिक्शन होगा तो वहां SC एंड ST एक्ट प्रीवेल करेगा। देखिए सेक्शन 21 ये कुछ एडिशनल ड्यूटी कास्ट करता है गवर्नमेंट पे। तो इसमें जो सबसेक्शन 1 है ये बोलता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल बनाती है तो उस रूल को इम्प्लीमेंट करने की जो दायित्व होगी वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होगी, स्टेट गवर्नमेंट को होगी उसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए मेजर्स लेने का।
और ये जो रूल्स हैं, इसके अंतर्गत जो मेजर्स हैं वो क्या क्या होंगे, ये सब सेक्शन 2 में दे रखा है। तो पहला है कि जो एट्रोसिटीज कमिट से सब्जेक्टेड हैं पर्सन्स, उनको एडिक्वेट फैसिलिटी देना इंक्लूडिंग लीगल एड। नेक्स्ट, ये ऑलरेडी हम लोग डील कर चुके हैं कि उन्हें ट्रैवलिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस देने हैं। किसको किसको? तो विटनेसेस को, विक्टिम्स को, और कब? तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल। यहाँ इंक्वायरी वर्ड नहीं है लेकिन वो इंक्लूड माना जाएगा। इसके बाद उनका इकोनॉमिक एंड सोशल रिहेबिलिटेशन करवाना है। फोर्थ, ऐसे ऑफिसर्स का अपॉइंटमेंट करना है जो किसी भी प्रोसिक्यूशन के इनिशिएशन या इनिशिएट करे या उसका सुपरविजन करे। अगला जो है वो है कि कमिटी सेटअप करे, ताकि किस लिए? तो वो जो गवर्नमेंट को असिस्ट कर सके फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेजर्स। इसके बाद पीरियोडिक सर्वे करवाने का बात है ताकि इस एक्ट का बेटर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। इसके बाद वैसे एरिया को पहचानने की बात है जहाँ पे जो एट्रोसिटीज प्रोन एरियाज हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो कि नेसेसरी कोऑर्डिनेशन हो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में, कि ये सब जो स्टेप्स हैं वो लिए जा रहे हैं। फोर्थ जो ड्यूटी है वो है कि पार्लियामेंट के पास ये ड्यूटी है कि प्रत्येक साल जो मेजर्स लिए जा रहे हैं इस एक्ट में, उसको पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने रखा जाए ताकि लोग बाकी लोग पार्लियामेंट्रियंस को पता चले कि क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखिए सेक्शन 22, ये सेकेंड लास्ट सेक्शन है इस एक्ट का। ये बोलता है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई एक्शन लेता है इन गुड फेथ अंडर दिस एक्ट, तो उसे प्रोटेक्शन मिलेगी। उसके अगेंस्ट में ये नहीं बोला जाए कि उसने कोई एट्रोसिटीज कमिट किया है, लेकिन वो गुड फेथ में कोई प्रोसीडिंग करेगा तभी। सेक्शन 23 ये बोलता है कि पावर मेकिंग रूल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा और ये जो रूल होगा वो ऑफिशियल गजेट में प्रोड्यूस होगा। और इसके बाद ये सारे रूल्स जो बनाए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में रखे जाएंगे, उन पर डिबेट होगा और इसके बाद डिबेट वगैरह के बाद फिर ये पास होगा। तो इस तरह से SC एंड ST एक्ट कंप्लीट हुआ। आप किसी और सब्जेक्ट पे आप स्पेसिफिक वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।